हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यूर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो क्लास 12th में जो चैप्टर चल रहा था वो था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जो टॉपिक हम कवर कर चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई और लेंज लॉ, ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आज इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका मोशनल या फिर डायनामिक ईएमएफ। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स खुद एक तरह का पोटेंशियल होता है। ठीक है, ईएमएफ हमने सेल में पढ़ा था वही वाला। चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो यहां पर जो नंबर फर्स्ट पार्ट आएगा आपके पास, किसी कंडक्टर का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो मोशन होता है उसकी वजह से जो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। ठीक है, तो मोशन तो कई टाइप का हो सकता है, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी। ठीक है, तो पहले हम कर लेते हैं ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ ए कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, चलिए तो देखता हूं क्या कंडीशन दे रखी है। आपके पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। सबसे पहले वर्टिकली इनवर्ड मैंने इस केस में ले ली है। आप बोल सकते हो इनवर्ड्स, परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ पेपर। आपका जो कॉपी है उसके पेपर के। अच्छा, यहां पर एक रॉड आपने ले ली, एक रॉड इस तरह से ली आपने, कंडक्टिंग रॉड। और उस रॉड को मैंने मान लिया वो v स्पीड से मोशन कर रही है इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। जिसका वेलोसिटी वेक्टर है वो हो गया v वेक्टर। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड्स है, परपेंडिकुलरली टू द प्लेन ऑफ पेपर। लेंथ जो है कंडक्टर की वो आप मान लीजिए L है। ठीक है, L जो है वो आपकी कंडक्टर की लेंथ हो गई। ये अब देखिए होगा क्या, क्योंकि ये कंडक्टर है तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अब इस कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब कंडक्टर मूव करेगा तो उसके अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो भी तो मूव करेंगे अलोंग विद कंडक्टर। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो उन पे फोर्स काम करेगा Q V क्रॉस V। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो किसी भी मूविंग चार्ज पर जो फोर्स लगाती है उसका फॉर्मूला होता है Q, और ब्रैकेट में V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, यानी वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो मैं यहां पर कुछ बातें लिख रहा हूं, वो भी आप साथ साथ नोट कर लें। As conductor has free electrons, hence when conductor moves in uniform magnetic field B vector with velocity V vector, then its free electrons also move along with it with
वेलोसिटी v वेक्टर है ना। अब क्या होगा भाई, जब इलेक्ट्रॉन आपका चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड में, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है बहुत सारे फ्री, तो फ्री इलेक्ट्रॉन साथ साथ मूव करेंगे, तो आपका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है टुवर्ड्स राइट मूव करना शुरू कर देगा अलोंग विद द कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी, हेंस मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन ईच फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और वो फोर्स अगर आप मान लेते हैं एफ एम वेक्टर, तो वो आपका आ जाएगा माइनस ई वी क्रॉस बी। भाई फॉर्मूला क्या होता है, Q ब्रैकेट में v क्रॉस b, और Q क्या है यहाँ पर माइनस ही, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो माइनस भी लगा दिए मैंने। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई। अब देखिए जब फोर्स काम करेगा डायरेक्शन कैसी होगी इसकी, ये हिस्सा P मान लेते हैं, ये हिस्सा Q मान लेते हैं, डायरेक्शन निकालते हैं बाय लेफ्ट हैंड रूल। देखिए लेफ्ट फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से जिस डायरेक्शन, देखिए ये है आपका फोर्स, थंब आपका फोर्स बताएगा, फर्स्ट फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड, और जो मिडिल फिंगर है ये मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो जो उसका मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको फिंगर करनी है। तो मिडिल फिंगर कर दिया आपने लेफ्ट साइड में, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है इसलिए, ठीक है, इस डायरेक्शन। या वैसा करो, v क्रॉस b निकाल दो, उसका माइनस कर देना। तो v क्रॉस b देखिए कैसा है, v क्रॉस b अगर हम देखें, ये रहा v किस डायरेक्शन में है, i कैप पर, और ये क्या है माइनस k कैप। तो v क्रॉस b तो करना है अपने को, v क्रॉस b करूंगा तो i, भाई i ध्यान से देखो, तो v जो है अलोंग i कैप है, ये तो अलोंग i कैप है, और ये अलोंग माइनस k कैप है। तो अगर हम करते हैं i क्रॉस माइनस k, आप सीधे सीधे इस तरह समझ लो, फिंगर्स का भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो i क्रॉस k क्या आ जाएगा भाई, i क्रॉस जो आता है माइनस, माइनस तो पहले से है, और एक माइनस j कैप, तो आ जाएगा आपका प्लस j कैप। क्या आ जाएगा प्लस j कैप, लेकिन देखिए एक माइनस यहां भी लगा हुआ है, डायरेक्शन क्या जाएगी इसकी माइनस j कैप के, क्योंकि आपका जो v क्रॉस b है, ये v क्रॉस b है, v क्रॉस b आ रहा है प्लस j, तो v क्रॉस b आ रहा है प्लस j, माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस j। तो फोर्स किस डायरेक्शन में काम करेगा, अलोंग नेगेटिव y एक्सिस, अलोंग नेगेटिव y एक्सिस। डायरेक्टेड फ्रॉम P टू Q, ठीक है, माइनस y एक्सिस, आप इस तरह से बोल सकते हो, या अलोंग लिख दो, PQ वेक्टर लिख दो इस तरह से, डायरेक्टेड अलोंग PQ वेक्टर, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब इस फोर्स की वजह से क्या होगा भाई, जो फोर्स काम करेगा इलेक्ट्रॉन्स पर, मैग्नेटिक फोर्स, इसकी वजह से वो कंडक्टर के अंदर मूव करना शुरू कर देंगे। भाई देखिए ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन में बैठा जितने भी पैसेंजर्स हैं ट्रेन में बैठे, वो सभी ट्रेन की स्पीड से तो मोशन करते ही हैं, और वो ट्रेन के अंदर एक अलग स्पीड से भी तो मोशन कर सकते हैं, अगर वो फ्री हो मोशन करने के लिए। तो यहां पर क्या होगा, जो मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, उसकी वजह से वो इसके अंदर भी मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो लिखेंगे यहां पर ड्यू टू दिस फोर्स free electrons starts to move from P to Q along the length of conductor, and accumulate at एंड Q। Q पर आकर सारे इकट्ठे हो जाएंगे। अब देखिए Q पर आकर जब वो इकट्ठे होंगे तो इलेक्ट्रॉन जहां से आएंगे वहां पर पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएंगे, जहां पर इकट्ठे होंगे वहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, जो आपका कंडक्टर है कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसको मैं देता हूं बेटा, अब इसकी जरूरत नहीं है।
देखिए भाई, जो कंडक्टर है आपका उस पे क्या हो जाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होंगे उसके क्यू एंड पर, तो यहां पर आ जाएगा माइनस चार्ज, यहां पर आ जाएगा प्लस चार्ज, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जब क्यू एंड पर इकट्ठे हो जाएंगे आकर, तो वहां पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर देंगे और दूसरा एंड पर पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी इसकी लेंथ के अलोंग, ड्यू टू विच एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप, electric field is set up along its length, directed along PQ वेक्टर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी वो आ जाएगी आपकी P से Q की ओर E वेक्टर। अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी ये इलेक्ट्रॉन की मोशन का अपोज करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। ई वेक्टर, इसके बाद दिख रहा हूं, ई वेक्टर exerts force on free electrons along its opposite direction, QP वेक्टर बोल सकते हो आप, है ना। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्स काम करना शुरू कर देंगे। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कुछ इकट्ठे हो गए, बाकी जो बचे इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर दो फोर्स अब काम करेंगे, एक तो मैग्नेटिक और एक इलेक्ट्रिक, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। अब यहां पर लिखते हैं हेंस इन इक्विलिब्रियम। देखिए, ये इलेक्ट्रॉन है आपका, मान लीजिए फ्री, यहां पे इकट्ठे हो गए, मान लीजिए यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है आपके पास फ्री, एक तो फोर्स ऐसे काम करेगा और एक फोर्स ऐसे काम करेगा, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फोर्स, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। अब दोनों फोर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, ये हो गया आपका एफ ई वेक्टर, ये हो गया आपका एफ एम वेक्टर, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर दोनों वेक्टर का सम जीरो आ गया तो हम बोलेंगे भाई नेट फोर्स क्या है, जीरो, और इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स क्या होता है, जीरो, तो हम बोलेंगे एफ ई वेक्टर प्लस एफ एम वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। अब एफ ई वेक्टर क्या आएगा भाई, माइनस ई इंटू ई वेक्टर, भाई क्यू इंटू ई होता है ना फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स किसी चार्ज पर Q इंटू ई, तो Q आपका माइनस ई है, इलेक्ट्रॉन है इसलिए माइनस ई चार्ज, ई का मतलब हो गया यहां पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गई बात। तो ये हो गया माइनस ई वेक्टर, और यहां पर आ गया आपके पास, ऊपर था माइनस V क्रॉस B इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। स्मॉल ई यहाँ पर EMF नहीं है, स्मॉल ई आपका क्या है भाई, स्मॉल ई जो है वो आपका यहाँ पर क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना है कोई बात। तो यहां से अगर हम देखें तो ई वेक्टर क्या आ जाएगा, ई वेक्टर आपका आ जाएगा माइनस ई वेक्टर, देखा जाए तो V क्रॉस B वेक्टर। इक्वेशन नंबर कर लेते हैं इसको फर्स्ट, ये काम आएगी अपने। अब देखिए आप ध्यान से, इसके लेंथ के लॉन्ग, कंडक्टर के लेंथ के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई है, तो जाहिर सी बात है उसके दोनों एंड्स के बिटवीन एक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम जानते हैं, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करें, लेंथ के अकॉर्डिंग, यानी दो किसी भी वायर, किसी भी कंडक्टर के दोनों सिरों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम कैसे निकालेंगे। अब हम यूज कर लेंगे यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला। तो अगर आपको याद है पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला, तो बहुत इजीली आप समझ जाओगे बात क्या कह रहा हूं मैं। तो मैं लिख देता हूं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द
एंड्स ऑफ कंडक्टर। देखो आपको ध्यान होगा पोटेंशियल ई वेक्टर इज इक्वल टू होता था अगर वेक्टर फॉर्म में करें तो ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू डीवी, या ई बराबर माइनस डीवी बाई डीएल, माइनस और लगाना है माइनस और लगा लेंगे। आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला याद होगा माइनस डीवी बाई डीआर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहीं से आपका ये फॉर्मूला आता है। तो अगर हम पूरा भी निकालेंगे तो इंटीग्रेशन कर देंगे माइनस ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, छोटी सी स्मॉल एलिमेंट लेके आप इस तरह सॉल्व कर देंगे इसको। अब ई वेक्टर की वैल्यू देखिए आप माइनस ई वेक्टर की ऑलरेडी निकाल चुके हो, यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जो V आएगा वो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन में कर चुका हूं, 0 से लेकर पूरी लेंथ आप यूज कर लोगे इसमें, 0 से लेकर लेंथ L, तो माइनस ई वेक्टर के प्लेस पे आपने दिया V क्रॉस B, V क्रॉस B है ना। अब V और B दोनों ही कांस्टेंट है तो V क्रॉस B भी आपको कांस्टेंट क्या आने वाला है, 0 से लेकर L, और ये हो गया इंटी डॉट डॉट प्रोडक्ट है ये ऑफ डीएल वेक्टर, ठीक है, डॉट ऑफ डीएल वेक्टर। ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस को तो हम बोलते हैं ईएमएफ। अरे पोटेंशियल डिफरेंस ही तो ईएमएफ होगा है ना, तो लिख देंगे हेंस ईएमएफ इंड्यूस्ड। ईएमएफ का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या सेटअप हुआ है, तो ईएमएफ को हम यहाँ पे एप्सिलॉन से लिख लेते हैं, क्योंकि स्मॉल ई से ऑलरेडी मैं क्या लिख चुका हूं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए नया सिंबल यूज कर लिया मैंने इसके लिए एप्सिलॉन, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास V, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा V क्रॉस B, भाई V और B दोनों कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, वेलोसिटी बदल ले रही, मैग्नेटिक फील्ड बदल ले रही, डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो L वेक्टर आ जाएगा, यहां पे लिख दो आप L वेक्टर, ये आ गया आपका ईएमएफ। ईएमएफ इज इक्वल टू क्या आ गया, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डॉट L वेक्टर, ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। क्लियर होगी बात। तो इस तरह से आपके पास फॉर्मूला आ गया ईएमएफ का, जब भी कोई रॉड ट्रांसलेटरी मोशन करेगी, ये पूरी बात समझा दी मैंने आपको बढ़िया तरह से वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में क्यों किया अभी आपको समझ में आएगी बात, वरना मैं इसको स्केलर फॉर्म में भी कर सकता था, सिर्फ वैल्यू लेके भी सॉल्व कर सकता था, इजीली सॉल्व हो जाता ये। इसके बाद मैं आपको वेक्टर की एक प्रॉपर्टी बताता हूं। देखिए वेक्टर अगर दे रखा है, मान लीजिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, क्लियर है बात। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है, जैसे मैंने लिख दिया अभी इसमें, ठीक है। तो ये अब इस प्रॉपर्टी का यूज हम यहां पे भी कर सकते हैं। अगर इस प्रॉपर्टी का हम यूज यहां पर कर लें तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये एक प्रॉपर्टी है, ये वेक्टर की प्रॉपर्टी आप सॉल्व करो, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। तो अगर वहां से देखें तो ईएमएफ आपका एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डॉट L वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका V वेक्टर डॉट B क्रॉस L, ठीक है। यही देखिए एक और केस आ सकता है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते थे, आपके पास ये आ गया, तो इसको हम पलट के ऐसे भी तो लिख सकते हैं, B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर डॉट A वेक्टर, ये तो हो सकता है ना, क्योंकि A डॉट B, इसको मान लीजिए C वेक्टर लिखा हुआ है, तो D वेक्टर B क्रॉस C को एक नया वेक्टर मान लीजिए, तो A वेक्टर डॉट D वेक्टर बराबर D वेक्टर डॉट A वेक्टर हो सकता है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, B वेक्टर डॉट C क्रॉस A वेक्टर, तो आप किसी भी तरह से यहां पर लिख सकते हो। तो इसका एक और फॉर्मूला तो ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है भाई, B और B का क्रॉस कर दिया, B और L का कर दिया, अब हमें L और B का करना है, तो B वेक्टर डॉट V वेक्टर क्रॉस L वेक्टर, ठीक है, C क्रॉस A हो गया आपके पास।
C क्रॉस A, तो C क्या था आपके पास L वेक्टर, इसको L वेक्टर लिखने का यहाँ पे ना, L वेक्टर, यहाँ पर आप लिख लो V वेक्टर, इस तरह से। तो ये आपके पास आ गया ईएमएफ का फॉर्मूला। तीनों से आपका आंसर सेम ही आने वाला है, किसी का भी यूज कर सकते हो। तीनों जो फॉर्मूले मैंने निकाल दिए, इन तीनों से ही आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर होगी बात? तो अब अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, सभी क्रॉस करा मैंने, V का भी B के साथ क्रॉस है, B का L के साथ क्रॉस है और L का V के साथ क्रॉस है, तीनों फॉर्मूले से सेम ही आंसर आना है। तो आप एक बात ध्यान रखो, अब ये फॉर्मूला जो बता रहा है, अगर इन तीनों में से कोई भी दो पैरेलल हो गए, जैसे मान लीजिए V और B पैरेलल होते, तब भी ईएमएफ 0, क्योंकि V क्रॉस B क्या आएगा, 0। अगर B और L पैरेलल होंगे तब भी 0 आ जाएगा आंसर, और अगर L और V पैरेलल होंगे तब भी आंसर 0 आ जाएगा। तो इसको नोट में लिख देंगे ये बात, ठीक है। आपको सॉल्व भी नहीं करना, सीधे देखना है, तीनों ही वेक्टर जब आपस में कोई एंगल बनाएंगे तभी आपका आंसर आएगा। अगर इन तीनों में से कोई भी दो पैरेलल हो जाते हैं एक दूसरे के, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। फ्रॉम above formula if any two vectors among B vector, L vector and V vector are parallel, then EMF will be 0। ये नोट है जो आपको लिखना है, ठीक है। तो मैं 3 केस आपको बताता हूं कब आपका EMF 0 हो जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है जो मैंने आपको बता दिया अभी अभी, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। तो इसके बहुत सारे केसेस लेके देखते हैं कब कब 0 आएगा। जैसे अगर हम नंबर फर्स्ट की बात करें, यहां पर आपने ऐसे मान लीजिए कोई वायर लिया, ठीक है भाई, आपने क्या है इसको चलाया, तो परपेंडिकुलर इसकी लेंथ, अब इसकी लेंथ और इसके बीच जो है वो आपस में 90 डिग्री का एंगल तो बना रहे हैं, लेकिन अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी मान लीजिए इसी डायरेक्शन में नहीं होती, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड और एल आपस में 90 बनाते हैं, वी और एल आपस में भी 90 बनाते हैं, पर वी वेक्टर क्या है, पैरेलल होंगे किसके, वी वेक्टर के। तो यहाँ पर वी वेक्टर जो है वो पैरेलल है बी वेक्टर के, इसलिए ईएमएफ क्या आ जाएगा, 0। अरे ईएमएफ क्या आ जाएगा यहाँ पर, 0 आ जाएगा। अब देखिए नंबर सेकंड केस, मान लीजिए आपकी मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ट डायरेक्शन में है, ठीक है, और मान लीजिए आपके पास ये कोई रॉड है और रॉड इस तरह से मूव करती है v वेलोसिटी से, उसकी लेंथ हो गई है l। अब देखिए v और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपस में 90 बना रही हैं, ये l वेक्टर हो गया, ये v वेक्टर हो गया। b वेक्टर और v वेक्टर 90 बनाते हैं, b वेक्टर और l वेक्टर भी 90 बनाते हैं, लेकिन l वेक्टर और v वेक्टर आपके पैरेलल हो गए, इसलिए ईएमएफ क्या आ जाएगा, 0। सीधे कर लेना आपको डायरेक्ट, इन तीनों में से कोई भी दो पैरेलल होंगे तो आपका आंसर 0 आएगा, सिंपल सी बात है। दो केस में 0 आ गया। एक और केस देखते हैं, मान लीजिए आपकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से है, ठीक है, और ये कोई आपका कंडक्टर रखा हुआ है लाइक दिस, और ये इस तरह से मोशन कर रहा है, ये इसका L है लेंथ, यह होगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहां पर क्या है, L वेक्टर हो गया पैरेलल टू B वेक्टर, V वेक्टर और B वेक्टर 90 बनाते हैं, V और L भी 90 बनाते हैं, पर L और B क्या हो गए आपस में, L और B आपके आपस में क्या हो गए, परपेंडिकुलर। तो इस केस में भी ईएमएफ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये तीसरा केस हो गया, ठीक है, अभी 0 0 चल रहा है, तो वही लिखा हुआ है नोट में। चौथा केस देखो, ये हो गई वेलोसिटी v, ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर है क्रॉस क्रॉस करके, ठीक है भाई, इस तरह से आ गया, और ये आपकी मान लीजिए लेंथ है। अब देखिए इस बार तीनों में से कोई भी एक दूसरे के पैरेलल नहीं है,
सभी एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, सभी एक दूसरे के म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस केस में जो आपका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा भाई, फॉर्मूला क्या है ईएमएफ का, कोई सा भी आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जो आपकी इच्छा करे वो वाला यूज कर लो, है ना। तो हमने जो फॉर्मूले आपको अभी 3 लिखवाए थे उसमें से आपके पास एक फॉर्मूला था बी वेक्टर डॉट, भाई बी वेक्टर डॉट यहां पर क्या था, एल वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, है ना। अब ये तीनों ही आपस में परपेंडिकुलर हैं, एल क्रॉस बी आएगा, तो एल क्रॉस बी का अगर हम मॉड देखते हैं तो एल क्रॉस बी का जो यहां पर जो आएगा एल क्रॉस बी करने पर, तो एल क्रॉस बी करने पर आ जाएगा एल इंटू वी साइन 90, और डायरेक्शन क्या आएगी, डायरेक्शन आ जाएगी इसकी बी कैप, क्यों बी कैप, क्यों, क्योंकि जिस प्लेन में एल और बी होंगे उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसकी वैल्यू आएगी, तो हमेशा बी वेक्टर के अलोंग आएगी, क्योंकि बी इन दोनों से 90 बनाता हुआ है इस केस में, है ना। तो यहां पर एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, सीधे सीधे आपका बी, अब इसको डॉट करेंगे, डॉट में तो क्या हमेशा मिलता है, यहां पर बी और इसका बी कैप डॉट बी कैप तो 1 हो जाएगा, तो बी वी एल, इस केस में क्या आ जाएगा बी वी एल। और कोई भी अगर दो आपस में थीटा का एंगल बनाएंगे तो आपका आंसर आएगा बी वी एल साइन थीटा, कोई भी दो, क्योंकि भाई सभी का फॉर्मूला है यहाँ पर अपने पास सिंपली। तो कोई भी दो, अगर एल क्रॉस बी भी कर सकते हैं, बी क्रॉस बी भी कर सकते हैं, और बी क्रॉस एल भी कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं ना यहाँ पे। तो अगर कोई भी दो आपस में थीटा का एंगल बनाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा उस केस में, बी वी एल साइन थीटा। और कोई भी दो अगर पैरेलल हो गए तो आंसर क्या आएगा 0, और अगर तीनों ही परपेंडिकुलर है तो आंसर क्या आएगा बी वी एल, ठीक है। इस तरह से वो वाला थीटा वाला भी लिख देता हूं फॉर्मूला में, यहां पर लिख दो मेक एन एंगल थीटा, देन तो ईएमएफ आपका आ जाएगा बी वी एल साइन थीटा। कोई भी दो आपस में थीटा बना लें, ठीक है। इसको दोबारा नोट कर, नोट दूसरा है ये चेंज कर दिया मैंने, थीटा एंगल पर आएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बी वी एल साइन थीटा। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ट डायरेक्शन में, आपके पास मान लीजिए ये लेंथ है और जो वेलोसिटी वेक्टर है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। लेंथ आपकी एल वेक्टर जो है वो ऊपर की तरफ दे रखा है, ये मान लीजिए P है और ये मान लीजिए Q है, तो ये हो गया आपके पास एल वेक्टर, इस तरह से थीटा एंगल बनाते हुए लाइक दिस। तो आपका आंसर आ जाएगा बी वी एल साइन थीटा। क्या आ जाएगा भाई बी वी एल साइन थीटा, सिंपल है बिल्कुल। कोई भी दो आपस में 90 बनाते हैं, बी और एल आपस में 90 बनाएंगे तब भी आपका ये आंसर आएगा, मैंने ऊपर लिख दिया। कोई भी दो अगर थीटा बनाएंगे तो आंसर क्या आएगा बी वी एल साइन थीटा। तो ये पूरा टॉपिक था ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ ए रॉड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो ईएमएफ, ईएमएफ वहां पर एप्सिलॉन से लिखा हुआ है, ये आपका क्या है यहाँ पर ईएमएफ है। इसको स्मॉल ई से नहीं लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल ई हमने यूज कर लिया था एज अ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैंने यहाँ पर एप्सिलॉन से लिखा हुआ है बी वी एल साइन थीटा। जनरल केस में अगर तीनों ही परपेंडिकुलर हैं तो बी वी एल, और इन तीनों में से कोई भी दो अगर आपस में हो गए पैरेलल तो आपका आंसर आ जाएगा 0। बिल्कुल सिंपल है। चलिए तो आगे देखते हैं। अब अगर इस ईएमएफ का आपको प्लस माइनस साइन देखना है तो आप नॉर्मली जैसे कि मैंने देखा था इलेक्ट्रॉन कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं वहां पर नेगेटिव आ जाएगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा हमेशा, ठीक है। तो इसके रूल भी है, वरना बिना रूल के भी आप कर सकते हो। सेम जो फॉर्मूला है आपका बी क्रॉस बी से भी आप देख सकते हो किस डायरेक्शन में आने वाला है जो आपका ईएमएफ आएगा वो। आप सीधे सीधे देखना इलेक्ट्रॉन किस तरफ मोशन करते हैं, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे जहां पर वो इकट्ठे होंगे वहां पर माइनस कर देना, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आप पॉजिटिव कर देना, बात खत्म। अब देखो मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं इसकी, ठीक है। अगर सर्किट में देखा जाए तो इसके एग्जांपल हम किस तरह सॉल्व करेंगे। अगर मैं सर्किट में देखूं इस चीज को,
तो अभी आप समझ जाओगे मैं कैसे निकालूंगा कौन सा इलेक्ट्रोड प्लस है कौन सा माइनस है। अभी वोल्टेज तो आ गया, पर कौन सा हिस्सा पॉजिटिव है कौन सा हिस्सा नेगेटिव है ये भी तो पूछ सकता है। तो कैसे पूछेगा वो देखो। अब इसमें क्या है आपके पास, मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है ये R, ठीक है, और ये आपके पास स्लाइडिंग वायर्स है, ये कनेक्टिंग वायर्स मान लो इनको, ठीक है। ये क्या है, ये भी और वो भी, ठीक है, दोनों कनेक्टिंग वायर्स हैं। अब यहां पर क्या आपके पास एक रॉड आपने ले ली इस तरह से, अच्छा इस वाले में रेजिस्टेंस 0 है, इस पूरे हिस्से में यहां से लेकर यहां तक रेजिस्टेंस क्या है 0, और यहां से लेकर यहां तक रेजिस्टेंस क्या है 0, ठीक है। कनेक्टिंग वायर्स में रेजिस्टेंस 0 है। ब्लैक पेन से लेता हूं, ब्लू पेन से कोई बच्चे कंफ्यूज जाएंगे, इसका R0 मान लेंगे, R0 नहीं मानना आपको। इसका रेजिस्टेंस क्या है 0, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस चाहो तो आप कुछ मान सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आपको मानना है। इसका रेजिस्टेंस मान लिया मैंने R0, इस वायर का रेजिस्टेंस क्या मान लिया, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस R0, इसकी लेंथ को मैंने मान लिया L, और ये V स्पीड से मोशन कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जो यहां पर लगी हुई है सेटअप को इस तरह से है, ये मैग्नेटिक फील्ड है आपकी, लाइक दिस। ठीक है, अभी देखो मैंने आपको समझाया था कि कोई रॉड है, ठीक है, अगर ये रॉड है तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो रॉड के साथ मोशन करते हैं, है ना। रॉड के साथ मोशन करते हैं तो आपको देखना है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो किस एंड पर इकट्ठे होंगे, यहां पर इकट्ठे होते हैं कि यहां पर इकट्ठे होते हैं। इसके लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आपको यूज कर लेना है, या फिर अगर आपको यूज नहीं करना है तो आप जानते ही हो Fm वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है माइनस ई बी क्रॉस बी। अब यहां से भी सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली। अगर यहां पर हम देखें माइनस लगा दो ई लिखा दो, जो v वेक्टर है वो किसके अलोंग है, आई कैप के अलोंग है, और अगर हम b वेक्टर को देखें तो माइनस के कैप के अलोंग हो गया। तो यहां पर डायरेक्शन क्या आ जाएगी आपके पास, ये i क्रॉस माइनस के करूंगा तो माइनस प्लस जाएगा, माइनस जे के अलोंग आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा एफएम वेक्टर माइनस जे के अलोंग आ जाएगा डायरेक्शन इसकी। अगर हम डायरेक्शन देखें एफएम कैप को, ठीक है, एक हटा दो, तो एफएम कैप जो आएगा वो क्या आ जाएगा माइनस जे के अलोंग आ जाएगा। देखिए साफ दिख रहा है, v और b का तो क्रॉस करना है, तो v को देख लीजिए किस डायरेक्शन में, b को देख लीजिए किस डायरेक्शन में, कैप निकाल लीजिए, उसी कैप पे ये एफएम काम कर रहा होगा। तो एफएम काम कर रहा है नीचे की ओर, जब इलेक्ट्रॉन्स पर मैग्नेटिक फोर्स नीचे काम करेगा तो उसकी वजह से वो यहाँ कहीं इकट्ठे होंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा नेगेटिव, इस जगह पर कौन सा पोटेंशियल आएगा नेगेटिव, यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव। तो पता है किस तरह से बिहेव करेगी ये सर्किट, इस तरह से बन जाएगी इलेक्ट्रिक सर्किट आपकी। ये हो गया R, यहाँ तो कोई रेजिस्टेंस आपको दिखाना ही नहीं है, इस पे तो कोई रेजिस्टेंस लिया ही नहीं मैंने इस वायर पे, तो ये कितनी बड़ा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हमने क्या माना है 0 माना है, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस लिया ही नहीं है। अब ये जो आपके पास रॉड है ये बिहेव करेगी एज अ सेल भाई, क्योंकि इसके दोनों एंड्स पर क्या आ जाएगा पोटेंशियल। यहाँ पर कैसा आ रहा है, इस वाले एंड पर पॉजिटिव आ रहा है, नीचे वाले एंड पर नेगेटिव आ रहा है, तो इस तरह से बिहेव करेगी, ये माइनस ये प्लस। ईएमएफ किसके इक्वल आएगा, जो ईएमएफ आएगा यहाँ पर वो आ जाएगा बीई वी एल, तीनों आपस में 90 बना रहे हैं। आप ध्यान से देखो बी वेक्टर और एल वेक्टर तीनों 90 बना रहे हैं, तो बीवीएल आ जाएगा इस केस में। इसका रेजिस्टेंस खुद तो कितना था R0, तो R0 और लिख देना आप यहाँ पे इस तरह से। तो यहां से बहुत इजीली करंट निकाल सकते हो, कितना करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा, है ना। तो अगर सर्किट में करंट को मान लेते हैं I, तो I कितना फ्लो करेगा, I आपका फ्लो कर जाएगा EMF अपॉन में R प्लस R0, तो BVL अपॉन में R प्लस R0, ये हो गया करंट। सिंपल है। तो ये सर्किट आपकी इस तरह से बिहेव करती है, इसको ऐसा आप इस तरह से कर सकते हो, इसको यानी किसी कंडक्टिंग वायर को आप रिप्लेस करके उसको एज अ सेल, तो मैं इसको लिख देता हूं यहां पर, है ना, जो मैंने बात अभी कही है उसको लिख देता हूं मैं। ए मूविंग कंडक्टर in uniform magnetic field behaves like
ए सेल। ठीक है, तो इस रॉड को उठा के मैंने एक सेल बना दिया। अब इस रॉड का रेजिस्टेंस R नॉट था तो R नॉट लिख दिया। ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आप मान सकते हो सेल का हो गया R। तो इस तरह से आपको करंट निकला। एक और सर्किट ले लेते हैं ऐसी, एक और क्वेश्चन ऐसे ही ले लेते हैं समझने के लिए अपने, है ना। उसमें हम दो रॉड को ले लेंगे। अगर हम इस तरह से ले लें क्वेश्चन, यहां पर हमने ले लिया एक रेजिस्टेंस R2, यहां पर हमने एक रेजिस्टेंस ले लिया R1, और ये दोनों जो हिस्से हैं ऊपर के, इनका रेजिस्टेंस क्या मान लिया है, R इज इक्वल टू 0, और इसका रेजिस्टेंस भी क्या है, R इज इक्वल टू 0। यहां पर आप दो रोड ले लो, एक रोड आप ले लो इस तरह से जैसे मैंने ली है, इसकी स्पीड मान लो V1 है। एक रोड और ले लो आप दूसरी एक्स्ट्रा, दूसरी रोड की स्पीड मान लो V2 इस डायरेक्शन में है। ठीक है, दोनों ही रॉड की लेंथ को आप L मान लो, दोनों रॉड की लेंथ L आ गई। तो ये सर्किट किस तरह से बिहेव करेगी, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आप क्रॉस ही रख लो, आपकी मर्जी है, डॉट भी कर सकते हो। अभी मैंने क्रॉस ले ली है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहां पर लगा दी। अभी किस तरह से होगी सर्किट चेंज, वो आप ध्यान से देखो। अच्छा, इनका रेजिस्टेंस चाहो तो आप लो, नहीं चाहो तो मत भी लो। इनका रेजिस्टेंस भी 0 मान सकते हैं। अगर इसका रेजिस्टेंस आपको मानना है तो आप मान सकते हो। इसका रेजिस्टेंस R नॉट मान लेते हैं और इसका रेजिस्टेंस भी R नॉट ही मान लेते हैं। ठीक है भाई, इन दोनों का रेजिस्टेंस क्या मान लिया मैंने, R नॉट। तो ये हो गया आपके पास R1 पहला रेजिस्टेंस। अब देखिए इस पे किधर आएगा प्लस, किधर आएगा माइनस। तो मैंने अभी आपको इस वाले के तो बताया था माइनस जे के लोग, इस वाले में प्लस जे के लोग काम करेगा। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो इस वाले में यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा। सिंपल है बिल्कुल। अरे उल्टा ही तो होगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड वही है, वेलोसिटी बस अपोजिट डायरेक्शन में, लेंथ भी वैसे ही है बिल्कुल एग्जैक्टली, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर एक सेल जो आएगा ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, और तो खुद का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R नॉट। ये वाला भी एक सेल की तरह बिहेव करेगा, बस यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ये हो जाएगा R नॉट, और एक रेजिस्टेंस हो गया आपके पास सीधे सीधे R2। एक रेजिस्टेंस क्या हो गया आपके पास सीधे सीधे R2 इस तरह से। ये हो गया आपका ε1 और ये हो गया आपका ε2। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली। पैरेलल में अगर दो सेल जुड़े होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होता है, वहां से आप सॉल्व कर सकते हो। इक्विवेलेंट सर्किट मैंने बना दी, इसके बाद तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहुंच गया क्वेश्चन, वहां से आप इजीली यहाँ पे करंट निकाल सकते हो। किरचॉफ के रूल से निकाल दो, किसी भी तरह से आप जैसे निकालना चाहो वैसे निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो इस तरह से बना सकते हैं सर्किट को। दोनों रेजिस्टेंस को हम दिखा दें पैरेलल, R1 R2 को एक दूसरे के, और सेल को यहां पर जोड़ के हम एक साथ दिखा दें पैरेलल में इस तरह से, और ये इस तरह से, ये R0 ये R0, ये ε1 ये ε2। ε1 किसके बराबर आएगा, B वही है, V1 है, लेंथ वही है। ε2 क्या आएगा, B वही है, बस V2 स्पीड है, लेंथ वही है। इस तरह से आ जाएगा। तो आपकी सर्किट इस तरह से बन जाती है जैसे मैंने आपको बना के दिखा दी है। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट सर्किट हो गई आपकी। तो ये थी सारी बात ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ ए कंडक्टर इन यूनिफॉर्म फील्ड की वजह से जो उसके अंदर ईएमएफ होता है इंड्यूस, मतलब उसके दोनों सिरों पर जो पोटेंशियल ड्रॉप लग जाता है, उसकी बात हमने पूरी तरह से आपको समझा दी। अब दो चार न्यूमेरिकल्स भी ट्राई कर लेते हैं और इसी टॉपिक पे, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, मोशनल ईएमआई जो है उसके बहुत सारे अभी पार्ट्स हैं। अभी तो सिर्फ एक पार्ट कवर किया, अभी रोटेशन की वजह से करेंगे, एरिया में चेंज की वजह से करेंगे, ओरिएंटेशन में चेंज की वजह से करेंगे, बहुत सारी बातें भी बच गई हैं मोशनल ईएमआई में। ठीक है, ये लंबा टॉपिक है, चलेगा दो एक दिन और भी। तो पहले आप ये बात समझ लें कि रॉड वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं आपको, जब भी रॉड मूव करेगी तो कैसे सॉल्व करना है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट की फिर बाद में। ठीक है, तो आपको मैंने सारी जो बातें थी बता दी हैं लगभग। रॉड के बारे में कुछ छोड़ा नहीं है बताने के लिए, ऑलमोस्ट सारी बातें मैंने कवर कर दी हैं। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टॉपिक पर आगे। ये मान लीजिए आपके पास एक इनफिनाइट वायर है,
और इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहां पर आपको एक रेक्टेंगुलर लूप दे रखी है, इस तरह की लूप है रेक्टेंगुलर, 4 वायर से मिलकर बनेगी। इस तरह से ये दूरी मान लीजिए आपको दे रखी है x, इसकी जो लेंथ है वो मान लीजिए l है, सॉरी b है विड्थ, और लेंथ को आप मान सकते हो दे रखी है आपको l, ठीक है भाई। अब क्या है, ये पूरी लूप जो है v स्पीड से मोशन कर रही है इस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स राइट। v स्पीड से मोशन कर रही है टुवर्ड्स राइट। क्लियर हो गया बात? इसका नाम रख लीजिए p q r s। फाइंड नेट EMF induced in loop and current if रेजिस्टेंस इज R, ठीक है। रेजिस्टेंस अगर आपका R हो, स्मॉल r मान लेते हैं, R नॉट मान लेते हैं क्योंकि R मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया, R नॉट मान लिया मैं रेजिस्टेंस, ठीक है भाई। तो 2 बातें आपको पता करनी है इस क्वेश्चन। देखिए आप बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो इसको। मैंने अभी रॉड का जो ट्रांसलेटरी मोशन है उसकी वजह से जो उसमें EMF आता है वो आपको समझा दिया बढ़िया तरह से। आप इसके 4 हिस्से कर लो लूप के। इसका एक हिस्सा क्या है भाई, PQ, एक हिस्सा क्या है इसका PS, एक हिस्सा क्या है इसका जो भी है, और चौथा हिस्सा आपके पास ये है। 4 अलग अलग हिस्से कर लीजिए आप इसके। क्लियर होगी बात? अब देखिए यहां पर इसकी वजह से B1 मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए भाई, वो तो पूरे वायर पर सेम ही रहने वाली है क्योंकि वायर क्या है पर यहां पर मान लीजिए मैंने B1 फील्ड मान ली। यहां पर जो फील्ड आएगी वो अलग आएगी, ये फील्ड आपकी आ गई B2 की, किसकी वजह से? वायर की वजह से फील्ड है। यहां पर आपने B1 फील्ड मान ली, यहां पर B2 मान ली, और इस पूरे वायर में तो फील्ड बदलेगी। यहां पर आप पता नहीं क्या मान सकते हो, जो भी फील्ड माननी है आप मान सकते हो, B मान लो, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर B डैश मान लो, ये भी B आएगी, ये ठीक है। चलो मत मानो, उससे भी कोई फर्क नहीं, बताता हूं क्यों नहीं मानना। क्योंकि यहां पर जो मोशन है ना आपका भाई, इसका मोशन कैसा है ऐसा, और इसका मोशन भी कैसा है भाई ऐसा, इसका मोशन कैसा है इस तरफ, और इसका मोशन भी कैसा है इस तरफ, चारों का मोशन। इसका EMF कितना आ जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो पैरेलल है इसकी वेलोसिटी के। भाई इसकी लेंथ क्या है? B दे रखा है कि नहीं, मैंने कहा था अगर कोई वायर अपनी लेंथ के लॉन्ग मूव करेगा तो उसका EMF 0 आएगा। अब ये भी क्या है B, इसका भी EMF क्या आ जाएगा? 0। इसका देखिए, इसका EMF मान लेते हैं एप्सिलॉन 1, तो एप्सिलॉन 1 क्या आ जाएगा? B1V × L। अरे तीनों 90 बना रहे हैं ना आपस में, B और V और L 90 बना रहे हैं, यहां पर भी L है ये। यहां पर मान लेते हैं इसको एप्सिलॉन 2 B2V × L, 4 हिस्से कर दिए मैंने। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो नॉन यूनिफॉर्म थी, क्लोज, इसके बाद दूरी बढ़ती जाएगी और बढ़ जाएगी, हालांकि थी वो अंदर की तरफ ही। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में था पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फील्ड निकालने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती यहां पर। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी और लेंथ है वो एक दूसरे के पैरेलल है, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी रही हो आंसर 0 ही आना है, क्योंकि B क्रॉस B तो करने पर 0 आ जाएगा, लेंथ क्रॉस वेलोसिटी करोगे आप 0 आ जाएगा। तो इसका 0, इसका 0, इसका आ गया और इसका आ गया, एप्सिलॉन नेट क्या आ जाएगा आपके पास? बड़ा कौन सा है? B1 बड़ी है ना फील्ड, तो एप्सिलॉन 1। अब देखिए ध्यान से डायरेक्शन कैसी आएगी। अब जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि अगर ये कंडक्टर इधर मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो आप वही करना है -E B क्रॉस B करके देख लो फोर्स किस तरफ काम करेगा। तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। अरे इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठे होंगे, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रॉन निकाल दो, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होंगे वहां पर नेगेटिव दिखा दो, उसके अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव दिखा दो। यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। तो नेट EMF देखिए, ये हो गया आपका एप्सिलॉन 1, ये हो गया आपका एप्सिलॉन 2। अब दोनों करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो अगर पूरी साइकिल में देखा जाए तो ये वाला इफेक्टिव रहेगा, एप्सिलॉन 1 - एप्सिलॉन 2 आपका नेट आ जाएगा, ये छोटा है। तो यहाँ पर आ जाएगा L × V कॉमन, यहाँ पर आ जाएगा B1 - B2, ठीक है, एप्सिलॉन नेट। अब देखिए एप्सिलॉन नेट क्या आ जाएगा यहाँ पर L × V। अब B1 - B2 करता हूं तो μ0/4 पाई
फॉर्मूला होता है करंट 2I बाई आर, तो इसकी तो डिस्टेंस x है, माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन में x प्लस b आ जाएगा दूसरे वायर पे मैग्नेटिक फील्ड, ये x हो गया और डिस्टेंस b दे रखी है। तो यहाँ जो आपका एप्सिलॉन नेट आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई भी कॉमन ले लो, 2I कॉमन, b कॉमन, l कॉमन, 1 बाई x अपॉन में 1 अपॉन b प्लस x। सही लिखा मैंने सब कुछ, बिल्कुल सही लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2I सब कॉमन, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो एप्सिलॉन नेट क्या आ जाएगा भाई, एप्सिलॉन नेट आपका आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2IV इंटू एल, बी प्लस एक्स माइनस एक्स करेंगे, बी अपॉन में बी इंटू बी अपॉन में एक्स इंटू बी प्लस एक्स हो जाएगा। यही आपकी आ जाएगी नेट ईएमएफ। अरे क्या आ जाएगी आपके पास, ये नेट ईएमएफ आपका आ गया। जब आपका नेट ईएमएफ आ गया तो आपको करंट कैसे निकालना है, नेट ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस, ये तो होता है लूप में करंट। नाउ करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू एप्सिलॉन नेट अपॉन में R नॉट, तो आपका आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2IVL, B अपॉन में B प्लस एक्स इंटू एक्स और डिवाइड में R नॉट और रहेगा। ये करंट आ गया आपका। वही इस तरह से क्वेश्चन आपने ये सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बिल्कुल सिमिलर इसी टाइप का है, बस उसमें क्या है वेलोसिटी डायरेक्शन में चेंज कर दूंगा। अब जैसे ये वेलोसिटी इस तरफ मूव कर रहा था इसमें, अब क्वेश्चन देखिए मैंने बदल दिया है, अभी नहीं बदला है, बदलने वाला हूं। किस तरह से बदला है क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है भाई। इसमें क्या है, सब कुछ वही है, वही वायर था, वही लूप है, बस जो लूप का मोशन है वो इस बार ऐसा है, लूप इस डायरेक्शन में v स्पीड से मोशन करती है। क्वेश्चन नंबर हो गया सेकेंड ही। फिर आपको वही एप्सिलॉन नेट निकालना है और करंट निकालना है। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। इस बार इसका और इसका जीरो हो जाएगा क्योंकि लेंथ के लॉन्ग मोशन करेंगे। इसका एप्सिलॉन जीरो और इसका भी एप्सिलॉन जीरो, क्योंकि जब भी कोई कंडक्टर अपनी लेंथ के लॉन्ग मोशन करता है तो उसका ईएमएफ क्या आता है, जीरो। अब बचा ऊपर वाला, अब आप ध्यान से देखो, जैसा ये है बिल्कुल वैसा ही है, जो फील्ड इसके लिए आएगी वही फील्ड इसके लिए आएगी, एग्जैक्टली सेम फील्ड तो आएगी, अलग तो फील्ड आ नहीं सकती। इस वाले वायर के लिए देखें अगर हम, ये v स्पीड से मोशन करता है, मान लेते हैं इसका जो ईएमएफ है वो एप्सिलॉन है, तो सिमिलरली इसका भी क्या आ जाएगा, अगर ये v स्पीड से मोशन करता है तो इसका भी एप्सिलॉन ही आ जाएगा, एग्जैक्टली सेम। ये क्यों, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो इस पर आएगी सेम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी आने वाली है, तो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल वैसी रहेगी इसके लिए भी, हालांकि नॉन यूनिफॉर्म है। तो इसके लिए बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्म एग्जैक्टली वैसी ही है, क्योंकि वायर दोनों के लिए क्या बिल्कुल सिमेट्रिकल है, दोनों ऐसे मूव कर रही हैं। जो ईएमएफ इसका आएगा वही ईएमएफ इसका भी आ जाएगा, दोनों का ईएमएफ सेम रहेगा, नेट ईएमएफ के क्या आ जाएगा, जीरो। इसका तो जीरो, इसका तो जीरो, यहाँ पर ईएमएफ जीरो आएगा इस बार, यहाँ पर भी ईएमएफ जीरो आएगा इस बार, है ना। अब देखते हैं इसका और इसका बराबर आ गया और डायरेक्शन भी सेम आने वाली है। अगर इसकी नेगेटिव यहाँ आएगी तो इसका भी नेगेटिव यहाँ पर आएगा। देखते हैं नेगेटिव आएगा कैसा, एक्चुअल में नेगेटिव कैसा आएगा। इस वाले वायर पे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स देखें तो माइनस ई वी क्रॉस बी होता है, मैग्नेटिक फोर्स देखा जाए इस पे तो माइनस ई, बी किस तरफ है, जे, और मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, डाउनवर्ड। अगर देखें तो अंदर की तरफ तो है मैग्नेटिक फील्ड, तो माइनस के कैप, जे क्रॉस के होता है आपका आई के बराबर, माइनस आई प्लस आई। एफ एम कैप जो आएगा तो आपका आ जाएगा प्लस आई कैप।
अरे जे क्रॉस के क्या होता है आई कैप, जे क्रॉस के अगर आई कैप होता है तो माइनस माइनस प्लस प्लस आई कैप आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ इधर धक्का लगेगा इलेक्ट्रॉन का प्लस आई डायरेक्शन में, ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठे होंगे, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस, इलेक्ट्रॉन इस वाले एंड पे इकट्ठे होंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो इस तरह से ये ऐसा हो जाएगा ये। अब दोनों का ईएमएफ क्या है सेम, तो एप्सिलॉन नेट क्या आ जाएगा 0, तो करंट भी क्या आ जाएगा 0 हो गया। तो इस तरह सॉल्व करना था आपको ये क्वेश्चन। तो भाई ये थी पूरी ट्रांसलेटरी मोशन की मैंने बात कर डाली आज, ठीक है। कि ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो रॉड का किस तरह से ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, सारी बातें मैंने आपको ऑलमोस्ट समझा दी हैं। आई होप आपको पूरी बात समझ में आ भी गई होगी। तो अब इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो आएगा रोटेशनल मोशन। जब हम किसी रॉड में करवाते हैं तो उसकी वजह से क्या आएगा मोशनल ईएमएफ, और जब एरिया हम जनरेट करते हैं तो क्या आएगा ईएमएफ, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी के जो आगे वाले कंसेप्ट हैं उनके साथ। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टॉपिक पर, बढ़िया क्वेश्चन है वो भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपके पास क्या है, टॉपिक ही मान लेते हैं एक तरह से। क्वेश्चन क्या टॉपिक कर लो, आप सीधे फॉर्मूला याद कर लेना, उस पे क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेना। मोशन ऑफ ए रॉड on an inclined plane in uniform magnetic field। चलिए भाई देखते हैं कैसे करना है आपको। आपने क्या किया यहाँ पर, ये आपके मान लीजिए दो वायर है जिनपे एक प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है। ये भी वायर है अलग ही, इस तरह से आपको एक रेजिस्टेंस R दे रखा है इस जगह पर, ठीक है। ऐसा ये एक प्लेटफॉर्म हो गया, इंक्लाइन प्लेटफॉर्म है, थीटा एंगल बना रहा है इस जगह पर, ये एग्जैक्टली ऐसा है ये आपका, ठीक है। जैसे मैंने फिगर आपको बना के दिखा दिया है। अब इस पे क्या है, आपके पास एक रॉड है जिसकी लेंथ क्या है भाई L, और वो V स्पीड से मोशन करते हुए नीचे की ओर आ रही है। यहां पर जो आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है B वेक्टर, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हर जगह, इसमें से नहीं गुजारा, ज्यादा गंदा हो जाएगा, फिर इसके साइड बना दी मैंने। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लेंथ जो रॉड है अपना नीचे की तरफ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमें बताना क्या है भाई, हमें बताना है ये रॉड जब नीचे आएगा तो इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, टर्मिनल स्पीड। अभी कांस्टेंट स्पीड से मोशन करेगा और ऐसा क्यों करेगा वो हमें समझना है,
ठीक है। इसका जो वजन है वो मान लेते हैं m है, इसका मास जो है वो मान लेते हैं m है। इस रॉड का मास क्या मान लिया भाई हमने, m हो गया मास। रॉड का मास जो है आपका वो हो गया m, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं, पहले तो हम जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो कितना आएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, अगर इसको मैं केवल फ्रंट व्यू दिखाऊं आपको इस तरह से, लाइक दिस, तो रॉड का सामने देखिए, रॉड ऐसे तो मोशन कर रही है इस तरह से नीचे की तरफ, रॉड केवल आपको ये वाला हिस्सा दिखाई देगा, सर्कुलर हिस्सा। तो रॉड को मैंने एक सर्कल से बना के दिखा दिया इस जगह पर, बाकी रॉड अंदर है, ठीक है, प्लेन में। तो फ्रंट व्यू केवल ये वाला हिस्सा देख रहे हैं हम, आगे वाला हिस्सा, तो हमें केवल ये सर्कल दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह से हो गया रॉड। अब इसका वजन किधर है, नीचे की ओर हो गया आपका mg, क्या हो गया भाई mg। इसकी जो वेलोसिटी है वो किधर है, जो होगी इसकी वेलोसिटी v, रॉड की वेलोसिटी v। अब देखिए रॉड ऐसी है इस तरह से, z एक्सिस के लॉन्ग तो है रॉड, तो v और ये तो 90 बना रहे हैं आपस में। भाई जो रॉड की लेंथ है और उसकी वेलोसिटी है वो तो आपस में 90 बना रहे हैं, पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी और वेलोसिटी कुछ आपकी इस डायरेक्शन में है, ऐसे। यहां पर आपका थीटा का एंगल भी बन रहा है, ठीक है। तो अगर आगे शिफ्ट करता हूं तो यहां पर भी क्या बन जाएगा आपके पास, थीटा बन जाएगा। ये कितना है 90 है, तो 90 प्लस थीटा एंगल किसके बीच का है, बिटवीन बी वेक्टर एंड वी वेक्टर। बिटवीन वी वेक्टर एंड बी वेक्टर आपका जो एंगल बन रहा है वो ये है। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा इस केस में वो कितना आ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ एप्सिलॉन जो आएगा वो आएगा BVL साइन, मैंने कहा था जो भी एंगल है वो आप लिख दोगे, इनमें से कोई भी तो अगर एंगल बनाते हैं तो BVL साइन थीटा फॉर्मूला आपको यूज करना होता है। तो BVL साइन 90 प्लस थीटा का मतलब हो गया cos थीटा, तो ये आ गया आपके पास BVL cos थीटा एप्सिलॉन, है ना। अब अगर करंट देखिए डायरेक्शन कैसे आएगी, डायरेक्शन और देखनी पड़ेगी अपने को, है ना। तो हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन भाई देखिए मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, ऊपर की तरफ, और मोशन कैसा है इलेक्ट्रॉन्स का, इस तरफ, मतलब आप इस तरफ कर सकते हो इसका मोशन, ठीक है। अगर हम देखें केवल ये वाला कंपोनेंट आप ले लो, देखिए क्रॉस, अगर इसका एक कंपोनेंट मैंने यहां पर, अब समझने के लिए बता रहा हूं मैं अलग से, देखो एक बार, जैसे मान लीजिए ये बी वेक्टर है आपके पास, ये बी वेक्टर है आपके पास, एक कंपोनेंट आपने ये ले लिया bx i कैप और ये ले लिया आपने by j कैप, ठीक है। और आपको b वेक्टर क्रॉस b वेक्टर करना है, नहीं b क्रॉस b करना होता है ना। fm का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ई बी क्रॉस b, ये तो फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने fm का। अगर इन दोनों क्रॉस करूंगा तो जीरो आएगा क्योंकि दोनों पैरेलल है, इन दोनों क्रॉस कुछ आंसर देगा अपना, तो आई और सीधे किसका करो ना, जे का, डायरेक्ट रन करो किसका, तो माइनस डायरेक्शन अगर निकालनी है एफएम कैप अगर आपको निकालना है तो माइनस लगाने, तो बी की डायरेक्शन ये वाली ले लो, आई कैप केवल ये वाला कंपोनेंट तो जीरो कर देगा, क्रॉस में ये तो जे क्रॉस ये तो जीरो आएगा ना सिर्फ, और यहाँ पर इसकी डायरेक्शन आ जाएगी जे सीधी, इन दोनों कंपोनेंट क्या आ जाएगा जीरो, इससे मतलब नहीं है कोई, तो ये वाला कंपोनेंट तो यूजलेस है, इस वाले कंपोनेंट की वजह से आपका फोर्स काम करेगा। तो कितना आ जाएगा, आई क्रॉस जे किसके बराबर होता है, के के, तो मतलब माइनस के, तो क्या आ जाएगा भाई, माइनस के आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, माइनस के। अब माइनस के का मतलब क्या है, माइनस के का मतलब इलेक्ट्रॉन आपके अंदर की तरफ शिफ्ट होंगे, मतलब यहां पर माइनस आ जाएगा, यहां पर प्लस। भाई माइनस के का मतलब इलेक्ट्रॉनों पे धक्का, मान लीजिए रॉड आपकी इस तरह से गिर रही है नीचे की तरफ, ऐसे स्लाइडली नीचे की तरफ धक्का लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स पे माइनस के और मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे इस वाले एंड पे, तो यहाँ वाला जो एंड है वो नेगेटिव, यहाँ वाला एंड जो है वो क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव, ये आएगा पॉजिटिव और ये आ गया आपका नेगेटिव, ठीक है। तो अब ये एक सेल की तरह बिहेव करेगा, इसको हम यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं, सर्किट देखी जाए तो सर्किट आपकी इस तरह से बन जाएगी। एक तो आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर R दे रखा है और ये आपका बन जाएगा सेल इस तरह से, ये टर्मिनल आ जाएगा नेगेटिव, ये वाला आ जाएगा आपका पॉजिटिव, है ना। इसको अगर मैं यहाँ देखूं ध्यान से, ये आएगा आपका एप्सिलॉन, वैल्यू आपको पता ही है, तो करंट इसमें फ्लो करेगा इस तरह से, इस तरह से, ये भाई ये तो करंट फ्लो करेगा, है ना।
तो इस कंडक्टर में भी करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, पूरी सर्किट में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, जैसे मैंने आपको बताया। अगर इस लाइन को मैं P मान लूं, इस लाइन को Q मान लूं, तो करंट किधर फ्लो करेगा? P से Q की ओर। इसको डालो मैं यहां से, ठीक है, डायरेक्शन निकालने के लिए बताया था मैंने, तो अलग से था। Due to induced EMF, a current is also induced in rod from P to Q। तो करंट आपका आ जाएगा बाहर की ओर। करंट कैसा आएगा भाई? बाहर की ओर, इस तरह से P से Q की ओर आ रहा है ना करंट। करंट आपका इस तरह से आ रहा है, जैसे मैंने आपको दिखा दिया है ना। अब आप ध्यान से देखो, जो आपका ये वायर है, ये वायर है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है? एज अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें करंट भी फ्लो करने लगा, इंड्यूस करंट। अब ये इंड्यूस करंट जब किसी वायर में करंट फ्लो करता है और वो मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगी, है ना। और फोर्स की वैल्यू क्या होती है भाई? Fm आपका जो होता है वो होता है I L क्रॉस B, I इंटू एल क्रॉस B। आपको पता होना चाहिए, तो आपका फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है I L क्रॉस B, है ना। ठीक है, अब अगर फोर्स को हम देखते हैं भाई, देखिए करंट कैसा, ये आपका, ये तो आपका हो गया वायर। मैग्नेटिक फील्ड J के अलोंग थी, करंट आपको किस डायरेक्शन में? K के अलोंग है। अब ध्यान से देखो भाई, जो आपके वायर है, वायर किसके अलोंग है? IL वेक्टर अलोंग है किसके? Z एक्सिस के। जो वायर होगा वही तो करंट डायरेक्शन होगी, तो करंट तो आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, प्लस K कैप। और जो B वेक्टर है वो किसके अलोंग है? Y एक्सिस के प्लस J कैप। और K क्रॉस J किसके इक्वल आता है? K क्रॉस J आता है I के इक्वल, है ना। तो Fm वेक्टर क्या आ जाएगा भाई? Fm की जो वैल्यू आ जाए, वेक्टर फॉर्म में कर लेते हैं। Fm वेक्टर आ जाएगा आपका I L और B। L और B आपस में 90 बनाए रहे, तो IL भी sin 90 हो जाएगा। डायरेक्शन क्या आ जाएगी? K क्रॉस J तो आपकी आ गई I, तो I L B sin 90 का मतलब हो गया 1 और I कैप। ठीक है, अच्छा K क्रॉस से माइनस I के इक्वल आएगा भाई। I नहीं, माइनस I। J क्रॉस के I के इक्वल आएगा, तो K क्रॉस से किसके इक्वल आएगा भाई? माइनस I कैप। तो माइनस I कैप पे डायरेक्शन आएगी इसकी। तो अगर हम यहां पर देखें तो Fm वेक्टर किस तरफ आएगा? I के अलोंग, इस डायरेक्शन में। यहां पर आपके पास एक फोर्स आ जाएगा Fm अलोंग माइनस I कैप, मतलब x एक्सिस के अलोंग माइनस पर, इस तरह से, ठीक है। अब अगर हम यहां पर कंपोनेंट करते हैं दोनों फोर्सेस के, एक तो इसके अलोंग और एक इसके अलोंग, ठीक है। mg का एक कंपोनेंट जाएगा यहां पर mg sin थीटा, क्लियर है। Fm का एक कंपोनेंट देखिए यहां पर, अगर थीटा जी ये थीटा है तो यहां थीटा बनता है, यहां छोड़ के यहां थीटा बन जाएगा, तो यहां जाएगा आपका Fm cos थीटा। क्या आ जाएगा भाई? Fm cos थीटा। या माइनस आई कैप, पहले डायरेक्शन गलती से मैंने प्लस आई कैप लिख दी थी। अब माइनस K क्रॉस से माइनस आई कैप के इक्वल आता है, ठीक है। हटा दो, जरूरत नहीं है इसकी बिल्कुल भी। तो अगर यूनिफॉर्म स्पीड से नीचे आ रहा है ना, अगर यूनिफॉर्म स्पीड से नीचे आ रहा है, नाउ इफ कंडक्टर is moving with uniform speed
v। यूनिफॉर्म स्पीड के लिए जो फोर्सेस अलोंग इंक्लाइंड सरफेस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई, एफ एम कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा। एफ एम की वैल्यू क्या निकाली थी मैंने, आई एल बी। तो आई एल बी ठीक है, आई एल बी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा। क्लियर होगी बात। अब देखिए आई की वैल्यू कैसे निकलेगी यहां पर, करंट कौन सा है, ये करंट आपका इंड्यूस करंट ही तो है। करंट क्या है आपके पास, ये जो करंट है आपका वो इंड्यूस करंट ही तो है ना। अब इंड्यूस करंट, अब देखिए आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन में आर एल इंटू बी इज इक्वल टू एम जी टेन थीटा। और ये किसके बराबर आया था, बी वी एल कॉस थीटा के इक्वल आया था, अगर आपको ध्यान हो तो। अरे एप्सिलॉन किसके इक्वल आया था, बी वी एल कॉस थीटा के इक्वल आया था। तो एल इंटू बी यहां पर हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा आर, इधर हो जाएगा एम जी साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा। ठीक है, यहां से अगर हम देखें तो v कितना आ जाएगा, v आपका आ जाएगा एम जी साइन थीटा डिवाइड में अगर देखो तो b स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये r जाएगा मल्टीप्लाई में, ये r और आ जाएगा। तो ये वो वेलोसिटी है जिससे मूव करेगा। अगर बाकी सारी चीजें आपको दे रखी हैं तो आप इजीली यहाँ पर वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना है हमेशा के लिए, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आप इसको ड्राइव नहीं करोगे, सीधे क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट इसको यूज कर लोगे। अब इसमें पूछता गया क्वेश्चन में, इंक्लाइन सरफेस दे देगा, उसका एंगल दे देगा और आपसे पूछेगा बताओ कितनी स्पीड से कंडक्टर नीचे आ रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखी है, मास दे देगा रोड का, एंगल दे देगा इंक्लाइन सरफेस का, रेजिस्टेंस दे देगा, जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना पूरी सर्किट का जो नीचे रेजिस्टेंस था वो, और मैग्नेटिक फील्ड दे देगा, लेंथ ऑफ रॉड दे देगा। आपसे पूछेगा बताओ रॉड कितनी स्पीड से नीचे की तरफ आ रही है। यूनिफॉर्म स्पीड जिससे रॉड नीचे आएगी वो ये है जो आपके सामने मैंने आपको बता दी। तो भाई ये थे पूरे कंसेप्ट जो मैंने आपको बता दिए, ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ ए रॉड, नॉर्मल प्लेन में भी और इंक्लाइन प्लेन में भी मैंने कवर कर दिया। ठीक है भाई।